फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? तो सीयूटी का जो है 2024 के लिए हम लोग तैयारी करेंगे और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। इसमें कोई भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा लाइन टू लाइन जो भी चैप्टर्स के हैं उन सबको हम लोग जो है करेंगे। और ये पहली क्लास है ब्रिक्स एंड बेट्स का, यानी हड़प्पा सभ्यता का पहला चैप्टर है ये, हिस्ट्री का क्लास 12th का। तो स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि सीयूटी 2024 के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? तो मैं आपको कुछ सेकंड दूंगा करने के लिए, पॉज करके आप लोग जवाब भी देते रहना अपने आप से, और फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो पहला ऑप्शन है कि मौर्य सिविलाइजेशंस, गुप्ता सिविलाइजेशंस, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड सुंगा सिविलाइजेशंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशंस। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसमें भी जो है हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि हड़प्पा कल्चर ऑब्जेक्ट इंक्लूड सील्स, बैट्स, वेट्स, स्टोन ब्रेड्स, इवन बेक्ड ब्रिक्स वर फाउंड। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो ये कहाँ 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 पाया गया था? ओनली इन अफगानिस्तान, केवल अफगानिस्तान के अंदर पाया गया। ओनली इन पाकिस्तान, ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और डी है अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान, गुजरात। तो आपको आंसर देना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात। तो यहाँ पे हड़प्पा कल्चर के जो ऑब्जेक्ट्स थे जैसे कि सील्स, पैड्स, फीट एंड स्टोन ब्रेड्स, इवन जो है बैक ब्रिक जो है वो भी पाए गए थे यहाँ पे। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। जो हिंदी मीडियम से हैं वो भी इसमें देख सकते हैं कि मैंने हिंदी में भी नीचे डाल रखा है इंग्लिश के नीचे। तो यहाँ पे संस्कृति के बारे में जैसे मोहरे, मोती, बाट, ये पत्थर जो मिले थे हड़प्पा में, तो ये जो है इन जगहों पे पाया गया था, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात में। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि हड़प्पा द फर्स्ट साइट वर दिस यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड, द सिविलाइजेशन इज डेटेड, यानी कब का ये डेट का सिविलाइजेशन है, यानी इसका डेट पूछ रहा है। ठीक है, यानी हड़प्पा वेस्ट पहला स्थल जहाँ इस अनूठी संस्कृति की खोज की गई। तो सभ्यता का दिनांक कब है, यानी मतलब किस समय की सभ्यता है ये? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको ए बी सी डी, आप सही आंसर लगाएंगे। तो वैसे जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी है, यानी बिटवीन 200 2016 1600 600 एंड यानी 1900 बीसीई में। ठीक है, तो 2600 से लेकर 1900 बीसीई के जो है बीच में इसका सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको मैच करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीयूटी में काफ़ी क्वेश्चंस जो है मैच करने के लिए भी आते हैं, तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी डाले हैं और ये वही पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखा जो हुआ था, और तो उसी बेस्ट पे जो है क्वेश्चन बनाया मैंने। तो इसमें क्वेश्चन है कि मैच करना है, तो हड़प्पा यानी बेसिकली साइट्स पूछ रहा है और उसका लोकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हड़प्पन है, धोलावीरा है, मांडा एंड कालीबंगा। तो ये जो लोकेशन इसको बताना है। तो हड़प्पा जैसे आप जानते हैं कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर है, ऑप्शन ए का डी होगा। तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ए केवल डी फर्स्ट वाले में, ये ए का डी। तो आप ऑटोमेटिकली जो है बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, इस सभी को देखेंगे ऑप्शंस को क्या है। सो कालीबंगन का जो है आपका से धौलावीरा का देखते हैं क्या होगा, गुजरात होगा। और मांडा का जो है आपका जम्मू कश्मीर होगा, और कालीबंगन का राजस्थान। ये जो है साइट्स एंड लोकेशन में इसको मैच किया, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर होगा। तो ये हिंदी में दे रखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है कि जो ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पा साइट्स इंक्लूड, क्या क्या पाए गए थे वहाँ पे ग्रेन्स में? तो अनाज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी? तो गेहूं, जो केवल गेहूं जो मशहूर, और केवल गेहूं, या गेहूं जो मशहूर, चना, तिल, बाजरा। तो इसका जो सही आंसर है वो ये सभी जो है शामिल थे वहाँ पे जो पाए गए हड़प्पा के अंदर, गेहूं जो मशहूर, चना और तिल, बाजरा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी वीट, बैरली, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम्स एंड मिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में पूछ रहे हैं, कहाँ पे लोकेटेड है कोट दीजिए। सो कोट दीजिए जो है बेसिकली कहाँ लोकेटेड है आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो आप देख सकते हैं इसमें चार ऑप्शन है, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो पाकिस्तान होगा, यानी पाकिस्तान के अंदर जो है ये लोकेटेड है। कोड दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, यानी सीसवाल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर्कियोलॉजी साइट्स इन, तो कहीं ये भी आपका लोकेशंस पे पूछा है क्वेश्चन, और कहाँ पे लोकेटेड है। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो सीसवाल आर्कियोलॉजिकल साइट से ही है, और ये हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट है कि एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पा साइट्स इंक्लूड, तो क्या क्या बोन्स में क्या क्या पाए गए थे। तो आप देख सकते हैं जैसे मवेशी में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, तो कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, सो ये क्या सभी पाए गए थे। तो यस, वहाँ पे सभी चीज़ों का एविडेंस पाया गया, तो ऑल ऑफ दी अब जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि जो एनिमल्स के अंदर देखा गया है कि ये जो हड़प्पा साइट्स पे सभी के जो है बोन्स पाए गए, जिसमें कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एरिया ऑफ अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशंस, तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें प्रारंभिक हड़प्पा के कब्जे वाले कौन से क्षेत्र थे। तो यानी तो इसमें अम्बरीनाल, दाम शादत, कोट दीजी, शीशवाग, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि ए बी सी डी यानी सभी जो है अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन साइट्स थे। ये जो है एनसीईआरटी में जो आपको मैप में दे रखा हुआ फर्स्ट चैप्टर के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो मैंने वहाँ से ये मैप से भी क्वेश्चंस बनाया है, आप इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस काफ़ी डीपली पूछते हैं, तो मैंने हर एक चीज़ को जो है नोटिस किया है। ये पार्ट 1 है, इसमें अभी हम पार्ट 2 भी लाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है यूनिक सा मैंने बना दिया, आइडेंटिफाई द कल्चर एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो इस कल्चर को हमें देखना है और समझना है कि ये किस चीज़ का है, आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, टेराकोटा काव है, यानी टेराकोटा बुल है, या टेराकोटा एलिफेंट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी टेराकोटा बुल है, जो कि चैप्टर के अंदर ये इमेज बनी पड़ी है वहाँ पे, तो मैंने वहीं से उठाया है, और इसका जो सही आंसर है बी, यानी टेराकोटा बुल। नेक्स्ट स्टडी डन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट और जोरो आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दिस एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राणी स्त्रियों और प्राणी प्रतिनिधियों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये जानवर पालतू थे। तो ऐसे कौन से जानवर पालतू थे वहाँ पे हड़प्पा के अंदर, तो भालू, हिरन, घड़ियाल। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर होगा, नहीं सभी जो है वहाँ पे पालतू जानवर थे। नेक्स्ट की टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन, सो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग हैव बीन फाउंड एट धोलावीरा, अमरीनाल, बनावली, हड़प्पा। ठीक है, तो जो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बनावली, यानी यहाँ पे ये पाया गया था। ठीक है, प्लग के एविडेंस। नेक्स्ट है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ द प्लग्ड फील्ड, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कहाँ पे मिले ये साक्ष्य। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका 13 का ऑप्शन डी होगा, यानी कालीबंगन के अंदर जो पाया गया था ये साक्ष्य किसके, जुते हुए खेत के। नेक्स्ट है कि ट्रेसेस ऑफ द कैनल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट्स ऑफ, तो ट्रेसेस ऑफ द कैनल्स कहाँ पे पाए गए थे, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, सुरतुगई इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान में सुरतुगई में पाए गए हड़प्पा स्थल में नहरों के निशान, यानी एविडेंस पाए गए। नेक्स्ट है कि वाटर रिजर्वर्स फाउंड इन, तो वाटर रिजर्वर कहाँ पे फाउंड फाउंड किया गया था। तो जिसका सही आंसर होगा 15 का बी होगा, धोलावीरा के अंदर पाया गया था, जो कि गुजरात के अंदर लोकेटेड है धोलावीरा, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा, जलाशय से कहाँ पाए गए, तो धोलावीरा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं। इसमें आपको जो है स्टेटमेंट दे रखा है मोहनजोदाड़ो के बारे में, और आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन है इसके अंदर। तो पहले पढ़ते हैं ऑप्शन क्या है। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, वन स्मॉलर बट लोअर, अदर मच लार्जर बट हायर। ठीक है, नेक्स्ट सी बोल रहा है आर्कियोलॉजिस्ट designated this as a citadel and lower town respectively. Citadel owns its height to the fact that building were constructed on mud brick platform. तो इसको सही आंसर देखते हैं क्या होगा ऑप्शन 16 का। तो ऑप्शन जो है इसका 3 होगा, देखते हैं सी और डी क्यों राइट है। पहले तो क्वेश्चन फर्स्ट को, स्टेटमेंट फर्स्ट को देखते हैं। सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, ये बात सही है, वन स्मॉलर बट लोअर नहीं हायर हुआ यहाँ पे। दूसरा है
अदर मच लार्जर बट हायर, नहीं यहाँ पे लोअर होगा, तो मैंने क्या किया चेंज कर दिया है, आप दोनों इसको समझ लेना। तो एक मिनट, यस। सो यहाँ पे मैंने बोला कि सेटलमेंट जो है दो भाग में डिवाइड थी, बात सच है। वन इज स्मॉलर बट लोअर, नहीं यहाँ पे हायर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, एक मिनट, नेक्स्ट जो आपका मच लार्जर बट हायर, यानी लोअर है, ठीक है, लोअर आएगा यहाँ पे। आर्कियोलॉजी डेजिग्नेटेड दिस साइटेडल एंड लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली, इस बात सच है कि दोनों को साइटेडल एंड लोअर टाउन बोला गया था, ठीक है। यानी इनको जो है उछला गढ़ और निचला शहर में बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है 4, इसमें स्टेटमेंट डी में, तो साइटेडल ऑन्स इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, हाँ, जो बिल्डिंग है मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था, ठीक है। सो इसका जो है सी एंड डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, ऑफन कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। सो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक। नेक्स्ट 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द साइटेडल्स, ठीक है। यहाँ पे दोबारा ऑप्शंस में कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो आपको समझना है। Most Harappan settlements have small, high western part and larger lower eastern section. There are variations, हाँ ये सही है कि जो है अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिम भाग और एक बड़ा निचला पूर्वी भाग होता था, ठीक है। इट्स साइज सच एज धोलावीरा लोथल, यानी गुजरात के अंदर है, जो इंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड, हाँ वहाँ पे सारे जो सेटलमेंट थे वो फोर्टिफाइड थे, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर पूछ रहे हैं कि सेक्शन विद इन द टाउन वर ऑल्सो सेपरेटेड बाई वॉल्स, हाँ वहाँ पे जो सेक्शन ऑफ टाउन्स थे वो वॉल्स के द्वारा जो है सेपरेटेड किए गए थे, ठीक है। और सेक्शन विद इन टाउन वर ऑल्सो सेपरेटेड बाई वॉल्स, साइटेडल विद इन द लोथल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ। तो जो है विद इन द जो लोथल था वो साइटेडल उनको वॉल्ड ऑफ नहीं किया गया था, दीवार नहीं बनाई गई थी, बट बिल्ट इट हाइट, यानी उनको क्या है ऊंची ऊंची हाइट में बनाया गया था। सो इसका ऑप्शन जो है इसका 2 होगा, यानी ए बी सी डी यानी सभी करेक्ट है, ठीक है। आप हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ये क्वेश्चन 19 में चलते हैं। यहाँ बोला है कि मोहनजोदाड़ो के बारे में बताना हमें दोबारा। मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मेनी वर्क सेंटर्ड कोर्टयार्ड विद द रूम्स ऑन ऑल साइड्स, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड, courtyard was probably the center of activities such as the cooking, weaving, particularly during hot and dry weather. See, there are windows in the walls along the ground level. डी में बोला द मेन एंट्रेंस विच गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ इंटीरियर और कोर्टयार्ड, ठीक है। तो इसका देखते हैं सही आंसर क्या होगा, पहले स्टेटमेंट फर्स्ट को देखते हैं। मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, यस राइट है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो जो है आवासीय भवनों का एक उदाहरण देता है, वहाँ पे आवासीय जिस तरीके से आवास में भवन बनाए जाते हैं, आवासीय भवन बनाए जाते हैं, उसका एक उदाहरण देता है ये, ठीक है। मेनी वर सेंटर्ड ऑन द कोर्टयार्ड विद द रूम्स इन ऑल साइड्स, सारे चार तरफ से क्या होता था, रूम्स होते थे। एंड कोर्टयार्ड वाज प्रोबेबली सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, देखो वहाँ पे क्या सेंटर ऑफ एक्टिविटीज होता था, जैसे कुकिंग होता था, वीविंग करते थे, और ड्यूरिंग हॉट ड्राई वेदर, ठीक है। तो प्रांगण में क्या होता था, खाना पकाने बुनाई जैसे गतिविधियों का केंद्र था प्रांगण, और खासकर गर्म और शुष्क मौसम के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट है कि जमीन के स्तर पर दीवारों में खिड़कियां हैं, तो ये जो है ऑप्शन आपका गलत होना चाहिए, क्योंकि देयर आर नो विंडो इन द वॉल अलोंग विद द ग्राउंड। सो कोई भी विंडोज नहीं था वहाँ पे इन वॉल अराउंड ग्राउंड लेवल पे, तो सी जो है इनकरेक्ट है यहाँ पे, यानी जमीन के स्तर पर दीवारों में खिड़कियां नहीं थी, ठीक है। वो काफी प्राइवेसी को काफी ध्यान रखते थे। और डी जो ऑप्शन है, मेन एंट्रेंस वाज विच गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ इंटीरियर कोर्टयार्ड, यानी मुख्य प्रवेश द्वार जो आंतरिक आंगन का सीधा दृश्य था, नहीं। सो कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था उनको, कोई भी जब पर्सन बाहर से देखेगा तो, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है ऑप्शन सी और डी इनकरेक्ट है, तो इसमें केवल दो ही ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मोहनजोदाड़ो के ऊपर ही है, और मैं एनसीईआरटी का जो है पूरा लाइन टू लाइन क्वेश्चन लिया है मैंने। इसमें पहला ऑप्शन है कि एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद द ब्रिक विद द ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल ऑफ टू द स्ट्रीट ड्रेन,
यानी प्रत्येक घर में जो है ईंटों से पक्का अपना बाथरूम होता था, जिसमें नालियाँ दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। हाँ, ये करेक्ट है, क्योंकि वो जो है दीवारें इस तरीके से बनाई गई थी जो नालियों से जुड़ी होती थी। नेक्स्ट है कि सम हाउसेस हैव रिमेन ऑफ स्टेयरकेस टू रीच अ सेकंड स्टोरी और रो। कुछ घरों में दूसरी मंजिल या छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां के अवशेष हैं। हाँ, ये भी सच है कि मतलब जो है छत तक पहुंचने के लिए जो है सीढ़ियों के अवशेष हैं वहाँ पे। ठीक है। कई घरों में कुएं होते थे, अक्सर एक कमरे में जहां बाहर से पहुंचा जा सकता था और शायद राहगीरों द्वारा इसका उपयोग भी किया जाता था। हाँ, ये भी सच है कि मेनी हाउसेस हैव हैड वेल्स एंड ऑफन इन द रूम दैट कुड बी रीच फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है। परहैप्स यूज्ड बाय द मेनी पैसर बाय, यानी जो बाहर के लोगों द्वारा भी यूज कर सकते थे उस वेल्स को। ठीक है। लास्ट जो है स्टेटमेंट है, स्कॉलर हैव एस्टिमेट दैट टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन द मोहनजोदड़ो वाज 600। नो, ये इनकरेक्ट है क्योंकि 700 जो है वहाँ पे वेल्स पाए गए थे। ठीक है। तो यानी ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, बाकी ए बी सी करेक्ट है। तो यानी ऑप्शन जो है 4 इज द राइट आंसर, ए बी सी। ठीक है। सो ये 20 क्वेश्चन पार्ट 1 के हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी जो है पार्ट 1 का मैंने कराया है और आगे जो है काफ़ी डीपली जो है क्वेश्चन को समझेंगे और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके जरूर एग्जाम में काम आएंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार और स्वागत है रोशन क्लासेस के इस चैनल पर। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करवा दिया है, फर्स्ट चैप्टर का ब्रिक्स बेट्स एंड बोन्स का। ये हमारा सेकंड पार्ट है इसी चैप्टर का। और जैसे कि आप जान सकते हैं मेरे बारे में है, ये मास्टर मैंने कर रखा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से। ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का जो है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द बरियल्स। ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है अबाउट बरियल्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑप्शन है कि एट अ बरियल्स इन हड़प्पा साइट्स डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। यानी जो हड़प्पा स्थल में दफनाने पर मृतकों को जो है आमतौर पर कहाँ पे दफनाया जाता था, गड्ढों में दफनाया जाता था। पहला स्टेटमेंट है इसका। सेकेंड कि सम ग्रेव्स कंटेन पोइट्री ऑर्नामेंट perhaps indicating belief that this could be used in the afterlife। तो सेकंड में बोला है कुछ कब्रों में जो है मिट्टी के बर्तन आभूषण मिले जो शायद ये धारणा हो सकता है कि मरने के बाद इसका प्रयोग करे या उसका यूज करे। ठीक है। सो आफ्टर लाइफ जो है ऐसा माना जाता होगा कि शायद वो यूज करे, ये इसका सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड में बोल रहा है कि ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन बरियल्स ओनली वुमेन। ठीक है। तो ज्वेलरीज जो है फाउंड किए गए, जो बरियल जो दफनाए गए थे वो केवल वुमेन्स के पास ही पाए गए। ठीक है। लास्ट ऑप्शंस को देखते हैं। शेल रिंग्स एंड जेस्पर बेड्स 100 ऑफ माइक्रो बेड्स वाज फाउंड नियर स्कल ऑफ मेल। सो यानी एक नर की खोपड़ी के पास जो है शंख के छल्ले, एक जेस्पर मन का सैकड़ों सूक्ष्म मोती पाए गए। तो इसके अंदर ये चार स्टेटमेंट है और आपको बताना था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है। तो पहला एकदम राइट है क्योंकि जो है जो उनको दफनाया जाता था वो बेसिकली वो गड्ढों में दफनाया जाता था, यानी कब्र खोद कर। ठीक है। और ऐसा कुछ पाया गया कि वो कुछ पोइट्री ऑर्नामेंट जो थे वो आफ्टर लाइफ यूज करेंगे, वो इंडिकेट ऐसा बिलीव होगा कि इंडिकेट करते हैं कि वो आफ्टर लाइफ जो मरने के बाद जो उसका यूज करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट में जैसा आप देख सकते हैं ज्वेलरी हैज बीन फाउंड ओनली इन बरियल्स ओनली वुमेन। सो नहीं, ये वुमेन और मेन दोनों में ही जो है पाए गए हैं, यानी जो ज्वेलरीज जो थी महिलाओं और वो पुरुष दोनों के पास मिलाई थी। ठीक है। तो इसमें तीसरा इनकरेक्ट है। जो नेक्स्ट है आपका शेल्डिंग जेस्पर और 100 ऑफ माइक्रो बेड्स वाज फाउंड नियर स्कल ऑफ मेल, यानी जो छल्ले जेस्पर मनका और सैकड़ों सूक्ष्म मोती जो पाए गए थे वो स्कल ऑफ मेल के पास, ये भी करेक्ट है। तो यानी ए बी एंड डी करेक्ट है इसके अंदर, तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसमें कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द व्हाट्स। सो व्हाट्स के बारे में जानेंगे क्या होता है। ये व्हाट्स आर ऑब्जेक्ट केप्ट केयरफुली बाय पीपल ऑफन इनसाइड द कंटेनर सच एज पोट्स। सो इसको जो है सावधानी से रखा जाता था अक्सर बर्तन जैसे कंटेनरों के अंदर। ठीक है। व्हाट्स को, और एक ऑब्जेक्ट होता था, ये इसको सावधानी से रखा जाता था। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है हॉर्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी मेटल ऑब्जेक्ट सेव फॉर यूज बाय मेटल वर्कर। तो ये जो है
ऐसा माना जाता था जो वस्तु है ये हॉर्स की, ये हो सकता है ज्वेलरीज हो या फिर मेटल हो, जिसको रखा जाता था ताकि उसका यूज कर सके मेटल वर्कर द्वारा। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला है कि इफ फॉर सम रीजन द ओरिजिनल ओनर डू नॉट retrieve them, they remain where they left till some archaeologists find them। तो ऐसा बोला जाता है कि यदि कोई कारण से मतलब उसका कोई मूल मालिक उन्हें प्राप्त नहीं कर पाया हॉर्स को, तो वो वहीं पड़े रहते थे जब तक उसको कोई पुरातत्वविद उसे ढूंढ ना ले। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव जो है राइट आंसर, यानी तीनों ही सही है। यानी हॉर्स एक ऑब्जेक्ट होते थे और उसको सावधानी से रखा जाता था कंटेनर के अंदर, चाहे पोर्ट के अंदर। ठीक है। और ये ज्वेलरी और मेटल भी हो सकते हैं जिसको यूज करते थे मेटल वर्कर द्वारा। और साथ में जो है ये जब उसको ओरिजिनल ओनर यानी जो खुद जो मालिक होता था उसका ओरिजिनल, अगर वो उसको नहीं प्राप्त कर पाता था तो वहीं छोड़ दिए जाते थे, वहीं रखे रहते थे, उसको कोई दूसरा यूज नहीं करता था जब तक आर्कियोलॉजिस्ट उसको फाइंड ना करे। तो ऑप्शन जो है इसका 4 जो है डी जो इसका राइट आंसर होगा, यानी सभी सही। थर्ड स्टेटमेंट है अबाउट द इनकरेक्ट पूछा है, आप स्टेट जरूर इसको ध्यान रखिए करेक्ट और इनकरेक्ट का। तो चंद के बारे में पूछा है इसके अंदर कि कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, चारों हमें इनकरेक्ट बताना है। तो फर्स्ट है अ टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टेयर, तो एक छोटी बस्ती जो कि 7 हेक्टेयर से भी कम थी। ठीक है। सेकंड है कि मोहनजोदड़ो 130 हेक्टेयर की तुलना में, यानी मोहनजोदड़ो को जिसमें बताया गया वो 130 बताया गया इसके अंदर। ठीक है। इसके कंपेयर में ये 7 हेक्टेयर से भी कम थी और ये 130 हेक्टेयर को मोहनजोदड़ो को बताया गया। थर्ड स्टेटमेंट लगभग जो है ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बेड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। तो यानी लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए जो है ये एरिया समर्पित था, जिसमें कि मनका बनाना, संख काटना, धातु का काम करना, मुहर बनाना, वजन बनाना शामिल था। ठीक है। चंद्र के बारे में बता रहे हैं। और ऑप्शन डी जो है कोई नहीं। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका जो इनकरेक्ट होगा वो ऑप्शन जो है बी होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है कंपेरेटिवली देखे तो चंद्रगुड़ के तो 125 जो है हेक्टेयर इसका होगा राइट आंसर इस वाले का। ये मोहनजोदड़ो का जो है ये 130 नहीं था, ये 125 हेक्टेयर था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप पॉइंट। और ये जो है चंद्रगुड़ जो है छोटी बस्ती थी जो 7 हेक्टेयर से भी कम थी। तो इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन जो है इसका बी होगा। ठीक है। तो ये 125 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान फेमस फॉर, तो खेतरी रीजन जो राजस्थान का किस लिए फेमस था, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या नन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान जो है कॉपर के लिए बहुत फेमस है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 5 में मेसोपोटामिया मिथ से ऑफ मेलुहा, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल प्लेस, सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट द हाजा बर्ड वाज द। तो क्या था हाजा बर्ड, क्या था इसमें से, ऑप्शन जो है 4 दे रखे हैं, काओ, पिकॉक, आउल और पैरट। सो जो हाजा बर्ड था वो पिकॉक था, ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है। मेसोपोटामिया टैक्स रेफर्स टू मेलुहा एज अ लैंड ऑफ, तो इसको क्या रेफर किया गया मेलुहा को, किसकी जमीन बताएगी एरिया को, तो सन, गोल्ड, सिल्वर या सी फेरर्स। तो ऑप्शन जो है इसका डी होगा, सी फेरर, नाविक की जमीन बताएगी मेलुहा को मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में। ठीक है। तो मेलुहा यानी नाविक की जमीन, यानी जो नाविक बहुत सारे वहां पे रहते थे। अब यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जो इनिग्मेटिक जो स्क्रिप्ट है यानी रहस्यमय जो लिपि थी उसके बारे में, किसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। मोस्ट इनक्रिप्शंस आर शॉर्ट, लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन, और इट हैज जस्ट टू मेनी साइंस समवेयर बिटवीन 375 एंड 400। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड ऑप्शन डी जो है स्क्रिप्ट रिमेन अनडिस्क्रिप्टेड डिस्क्रिप्ट। तो यानी आज तक इसको पता नहीं लगा नहीं पाया कि कैसी जो है ये किस लैंग्वेज में थी, मतलब इसका आज तक लैंग्वेज पढ़ा नहीं गया। तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन जो इसका सी होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो डाल रखा है ये लेफ्ट टू राइट है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, राइट टू लेफ्ट होगा इसका। ठीक है। ध्यान रखना। तो द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नॉट लेफ्ट टू राइट। ठीक है। सो ये बाकी ऊपर के सही है कि लॉन्गेस्ट कंटेनिंग 26 साइंस और समवेयर बिटवीन 375 और 400 जो है इसमें शाइन होते थे, और स्क्रिप्ट तो जो है राइट टू लेफ्ट।
लिखा गया था। स्क्रिप्ट रिमेन अनडिस्क्रिप्टेड, यानी मतलब आज तक जो है इसको स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं गया। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द वेट्स। वेट्स जो है आपको पता है भार के वजन के बारे में बताना था। एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय द प्रेस सिस्टम ऑफ वेट एंड, यानी विनिमय को वजन की एक सटीक प्रणाली द्वारा विनिमित किया जाता। ठीक है। यूजली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चार्ट एंड जनरली क्यूबिकल विद नो मार्किंग। ठीक है। इसमें नेक्स्ट पूछा है कि आपका द लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट और बाइनरी 1248630 टू 12,800। ठीक है। नेक्स्ट है डी में कि वाइल हायर डिनोमिनेशन फॉलो द डेसिमल, तो जो हायर डिनोमिनेशन होता था वो डेसिमल फॉलो करते थे। ठीक है। तो इसमें जो है आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसमें से कौन सा होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है इसका आपका जो है 4 होगा, ए बी सी डी, यानी सभी जो है करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दिस वाज नॉट वर्शिप बाय द हड़प्पन। हड़प्पन के द्वारा कौन सी किस चीज को वर्शिप नहीं किया जाता था। नेचर, गॉडेस इंदिरा एंड पशुपतिनाथ। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इंद्र को नहीं करते थे, बाकी सभी चीजों को वो मानते थे। बुक्स के अंदर मेंशन ये सभी, नेचर, गॉडेस एंड पशुपतिनाथ। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है फाउंड क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर। ठीक है। हड़प्पा के अंदर, हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो क्या क्या पाए गए वहां पे, कार्निल्स, जेस्पर, क्रिस्टल इन क्वार्ट्ज। तो ये चारों ही पाए गए थे, तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्प उत्पादन केंद्र में जो है ये सभी वस्तुएं पाई गई थी, जिसमें कैरलियन, जेस्पर, क्रिस्टल और क्वार्ट्ज थे। अब आइडेंटिफाई करने स्कल्पचर को आप लोगों को, तो आप देख सकते हैं चार ऑप्शन है, मदर गॉडेस, डांसिंग गर्ल, प्रिस्ट किंग, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है इसका बी होगा, डांसिंग गर्ल। यानी ये फोटो इमेज जो है दे रखा है बुक के अंदर, तो आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो है जो चित्र है ये डांसिंग गर्ल का है। ठीक है। डांसिंग गर्ल का। अब फॉल्स स्टेटमेंट बताना अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। सो पीपल ट्रेडेड विद मेसोपोटामिया, करेक्ट, क्योंकि वो मेसोपोटामिया के साथ वो ट्रेड करते थे। हड़प्पन पीपल यूज्ड ब्रिक, हाँ ये भी करेक्ट है। हड़प्पन पीपल फॉलो हिंदुइज्म, नहीं ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करते थे वो, नेचर, गॉड्स, गॉडेस को फॉलो करते थे। तो हिंदुइज्म के बारे में कोई जिक्र नहीं है किताब के अंदर, तो नहीं होना चाहिए। हड़प्पा वाज एन अर्बन रेवोल्यूशन, हाँ ये बात सही है कि उनका जो जिस तरीके से उसको बनाया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को, एक अर्बन टाइप का वो मतलब एक हुआ था। तो इसलिए जो है हिंदी यहाँ पे ऑप्शन जो है फॉल्स पूछ रहा है, तो ये हड़प्पन पीपल फॉलो हिंदुइज्म नहीं, ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। फाइंड आउट विच वन इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं यहाँ पे बताना है। पहले नीचे से देखते हैं। 1919 में तो धोलावीरा का एग्जीबिशन हुआ था, 1955 में लोथल एंड 1921 में हड़प्पन। सो यहाँ पे 1921 जो मोहनजोदारो दे रखा है ये 1925 होगा, यानी 1925। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मोहनजोदारो का, तो ये इनकरेक्ट यहाँ पे मैच है। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। द रोड एंड स्ट्रीट वर लेड आउट along an approximate days pattern। so किस पैटर्न में बनाया गया था वहां पे रोड एंड स्ट्रीट को, तो आपको पता है ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। नेम ऑफ टू हड़प्पन सेटलमेंट विच वर जो है स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग सेल्स ऑब्जेक्ट। तो सेल ऑब्जेक्ट बनाने में कौन से सेंटर स्पेशलाइज थे। तो क्वेश्चन 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागेश्वर एंड बालाकोट। नेक्स्ट है कि हड़प्पन ट्रेड विद विच कंट्री। हड़प्पन ट्रेडेड विद विच कंट्री, तो किस कंट्री के साथ वो ट्रेड करते थे, तो मेसोपोटामिया इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट। Dash are men and women who claim magical and healing powers as well as the ability to communicate with other world। so other world के साथ ही communicate कर सकते थे, इनके पास magical power होता था men and women के पास, और इनके पास जो है मतलब healing करने की power होती थी। तो इनमें से कौन सा, इन किसके बारे में बात हो रहा है, तो दाशा, राशा एंड शामांस, नन। सो शामांस के बारे में बात हो रहा है। शामांस जो होते थे ये बेसिकली मैन और वुमेन होते थे लोग, जो मैजिकल पावर इनके पास होती थी, और
ऐसा माना जाता है कि इनके पास एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड, यानी दूसरी दुनिया से ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फायर अल्टर्स हैव फाउंड विच हड़प्पन सिटी। तो फायर अल्टर्स जो है किस हड़प्पन सिटी में पाया गया, तो इसका ऑप्शन जो है 18 का आप बता सकते हो, तो कालीबंगन होगा ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो है अग्र वेदिका जो है कहाँ पाया गया था, कालीबंगन में। ठीक है, दोबारा जो है आइडेंटिफाई करना है स्कल्पचर को आपको, और इसका सही आंसर बताना है। इस स्कल्पचर को देखिए, और इसमें बताने कि प्रोटोसिवा है या फिर डांसिंग गर्ल, मदर गॉडेस, नन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्रोटोसिवा इज द राइट आंसर, बिकॉज ये जो इमेज है किसके, प्रोटोसिवा की है। एरिया ऑफ लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशंस, तो लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन के कौन से एरिया होते थे, तो इसमें जो है श्वेत दीर्घा, रंगपुर, जोकर, तो ये सभी, ये तीनों जो है ये लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशंस थे। ठीक है, तो इसमें जो है डी सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी करेक्ट। ये हमारे 20 क्वेश्चन सेकंड पार्ट के, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट रहता है। इसके साथ में आपको मैराथन क्लासेस भी लाऊंगा, तो आई होप, मुझे लगता है कि ये पसंद आएगा। और पहली जो वीडियो डाली है मैंने फर्स्ट पार्ट की, उसको भी जरूर आप देखें। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो एक बार और स्वागत है इस चैनल पर, रोशन क्लासेस के। और ये जो है चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स, क्लास 12th हिस्ट्री का। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी मैंने जो है 2 पार्ट्स करवा दिया है चैप्टर फर्स्ट के, ब्रिक्स एंड बेट्स के, और वो एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है काफ़ी, आप लोग जरूर से देखें। तो ये सेकंड पार्ट है और इसको हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, सीयूटी 2024 के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैंने जो है केवल एनसीईआरटी से जो है ये सारे क्वेश्चन बनाए, और उम्मीद रखें कि जरूर जो है ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है कि इपिग्राफी इज स्टडी ऑफ, ये किस चीज़ की स्टडी होती है, कॉइन, इंस्क्रिप्शन, स्टोन या बॉन्स। तो जो स्टडी होती है बेसिकली ये इंस्क्रिप्शंस की होती है, यानी शिलालेख की। ठीक है, जिसको हम पुरालेख शास्त्र भी अध्ययन कहते हैं इसको। ये जो है हार्ड सरफेस पे जो है लिखा जाता है, जैसे स्टोन हो गया इसके ऊपर। क्वेश्चन सेकंड है कि जेम्स प्रिंसेप्स एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी डेसिफर्ड, तो इसने इन्होंने क्या मतलब जो है किस चीज का अर्थ निकाला, तो इन्होंने जो है ब्राह्मी और खोष्टी लिपि, जो लिपि होती है उनका अर्थ निकाला था। ठीक है, किसने, जेम्स प्रिंसेप्स ने। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि इन्होंने किस लिपि यानी किस इंस्क्रिप्शन या फिर क्यों उन्होंने पता लगाया था, अर्थ मीनिंग फाइंड की थी, तो ब्राह्मी एंड खरोष्ठी। नेक्स्ट कि जेम्स फाउंड दैट मोस्ट ऑफ दिस मेंशन ऑफ किंग रेफर टू पियादशी मीनिंग। सो पियादशी उन्होंने जो फाइंड किया इंस्क्रिप्शन के अंदर ये अर्थ की मीनिंग, तो बहुत सारे वर्ड्स जो है पियादशी मेंशन थे किंग के बारे में, और पियादशी का मतलब क्या था इसके अंदर। तो जैसे कि जानते हैं कि एनसीईआरटी में जो है इसका ऑप्शन जो है ए दे रखा है, यानी प्लीजेंट टू बिहोल्ड, यानी इसका देखने में सुगंध। ये जो है इसका सही आंसर होगा, प्लीजेंट टू बी होल्ड। तो इसका जो मीनिंग होता है पियादशी का मतलब होता है प्लीजेंट, प्लीजेंट टू बी होल्ड। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन थर्ड कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द इंस्क्रिप्शंस। तो यानी हमें शिलालेख के बारे में बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें बोल रखा है कि इंस्क्रिप्शन वर राइटिंग्स इनक्रेप्ट ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, मेटल्स एंड पोइट्री। ठीक है, सेकेंड है कि दे यूजली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज एंड और आइडियाज। थर्ड है इंस्क्रिप्शन आर वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड्स। फोर्थ, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वॉर इन प्राकृत। सो इसमें जो है ऑप्शन जो इसका सभी सही होगा, क्योंकि जो भी इसमें दे रखे ऑप्शन वो सभी करेक्ट है। कि फर्स्ट की जो है राइटिंग किया जाता था किसमें, हार्ड सरफेस पे, जैसे स्टोन हो गया, मेटल और पोइट्री हो गया उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस का। और ये जो है अचीवमेंट और एक्टिविटीज और आइडियाज जो होते थे रूलर्स के, उसको मेंशन लिखा जाता था उसमें हार्ड सरफेस पे, स्टोन के ऊपर। और ये यूजली जो है वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड्स होते थे। ठीक है, ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड बनाए जाते थे। और ऐसा माना जाता है कि जो पहले के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो कौन सी लैंग्वेज में थे, सो प्राकृतिक में थे, प्राकृत में। ठीक है, सो ऑप्शन जो है इसका सी, थर्ड जो है राइट आंसर होगा, ए बी सी डी सभी करेक्ट है इसके।
नेक्स्ट है कि वाई 6th century BC इज ऑफन रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। तो 6ठी शताब्दी को जो है क्यों ऐसा एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो इसके कई सारे रीजन थे, मैं इसमें मेंशन कर रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि इट इज एन एरा एसोसिएटेड विद द अर्ली स्टेट सिटीज एंड ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज। सेकंड है कि इट आल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ये दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को इसलिए जो है एक इम्पोर्टेंट काल माना जाता है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि उस समय जो है स्टेट और शहरों का जो है विकास हुआ और साथ में जो है यूज ऑफ आयरन बहुत बड़ा उस समय, ठीक है, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ द कॉइनेज, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें जो है बहुत सारे जो है थॉट्स के भी डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का जो है विकास हुआ उसी टाइम। तो इसीलिए जो है 6th century BC को जो है एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। तो ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर, ए एंड बी। सिक्स क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। सो मोस्ट महाजनपद वर रूल्ड बाय द किंग्स, समवन, सॉरी यहाँ पे महाजनपद होगा, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसके बारे में हमें स्टेटमेंट बताना है कौन सा करेक्ट है। तो most Mahajanapadas were ruled by the kings, some known as the Ganas and Sanghas. Second है कि powers were shared by the number of men, often collectively called rajas. Both Mahavira and Buddha belong to such Ganas. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सभी करेक्ट है, क्योंकि जो महाजनपद जो है रूल किया जाता था किंग के द्वारा, और गाना और उसको गाना या संघा बोलते थे। और जो पावर्स होती, जो सत्ता होता था, सत्ता को शेयर किया जाता था कुछ लोगों के बीच में, ठीक है, नंबर ऑफ मेंस के बीच में, जिसको हम राजास कहते थे। और महावीरा और बुद्धा जो है, जो इन्हीं जो है गाना से बिलोंग करते थे, जो संघ होते थे इन्हीं से बिलोंग करते थे ये सब दोनों, बुद्धिज्म और महावीरा। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा महाजनपद के बारे में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्ली स्टेट एंड देयर कैपिटल्स नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच बताना है कौन सा नहीं है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सो मल्ला यानी कुशीनगर नगर ये करेक्ट है। अंगा यानी चंपा होगा इसका करेक्ट। मगध का है राजगीर। सो अवंती जो है इसका उज्जैन होगा, ना कि बनारसी, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। सो अवंती का क्या होगा, उज्जैन होगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, नॉट करेक्टली मैच बताना था इसके अंदर, तो अवंती का जो कैपिटल होगा वो उज्जैन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ली स्टेट एंड देयर कैपिटल नॉट करेक्टली मैच। पहला कि कुरु यानी इंद्रप्रस्थ, ये करेक्ट है। शुरासेना मथुरा होगा इसका, ये भी करेक्ट है। पंचाला क्या है, अचिचत्रा, ये भी सही है। और वत्सा का तक्षशिला, ये जो है बेसिकली इनकरेक्ट है। सो एट का जो ये होगा इसका आंसर कौशाम्बी। तो वत्सा का जो कैपिटल है वो क्या है, कौशाम्बी है, ठीक है। तो इसमें जो इनकरेक्ट है ये भी आपका डी ऑप्शन सही होगा। इसमें हमें इनकरेक्ट बताना था कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलिगार्की रेफर्स, तो ओलिगार्की मतलब होता है क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग हमें बहुत जरूरी है जानना। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट वेयर सिंगल पर्सन हैज अ सुप्रीम पावर। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, गवर्नमेंट वेयर सिटीजन आइदर डायरेक्टली और एक्सरसाइज पावर और इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म अ गवर्निंग बॉडी। और थर्ड है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज बाय द ग्रुप ऑफ मैन। तो इसका राइट आंसर जो सी होगा, क्योंकि जो ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे कुछ ही लोगों के द्वारा जो है ग्रुप मैन के द्वारा पावर को एक्सरसाइज किया जाता है। इसमें ए ऑप्शन जो है मोनार्की के बारे में बात किया है, जहाँ पे सिंगल पर्सन होता है, राजा या रानी, वो क्या करते हैं, सुप्रीम पावर होती है उनके पास, वही गवर्न करते हैं स्टेट को। एंड सेकंड जो ऑप्शन है वो डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है, कि वहाँ पे क्या होता है, सिटीजन क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं पावर को अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें ओलिगार्की के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन ए सी होगा, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर एक्सरसाइज बाय द ग्रुप ऑफ मैन, यानी जो एक ऐसी सरकार जहाँ पे जो है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ ग्रुप समूह के लोगों के द्वारा जो है सत्ता का जो है वो जो है पावर का एक्सरसाइज किया जाता है। अब इसमें हमें जो ये बहुत बड़ा ये दे रखा है लेंथ टाइप के, इसको पढ़ना है और हमें बताना है कि ये किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। सो इनिशियली राजगहा यानी प्राकृतिक नेम जो है इसका राजगीर है इन बिहार, और वाज द कैपिटल ऑफ मगध। सो शुरुआत में जो है राजगीर कैपिटल था मगध का। इंटरेस्टली ओल्ड नेम मींस हाउस ऑफ द किंग होता है, इसका मतलब राजगहा वाज फोर्टिफाइड सेटलमेंट था, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है बहुत सारे जो है बड़े बड़े दीवार बनाए गए थे, फोर्टिफाइड किया था सेटलमेंट को।
आर लोकेटेड अमंग्स द हिल्स, कहाँ पे लोकेटेड थे? हिल्स पे। लेटर इन द 4th century BC द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू। तो यहाँ बताने की जो मगध का कैपिटल फर्स्ट राजगीर था, उसके बाद कहाँ पे शिफ्ट किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इसमें हमें ये पढ़कर इसका आंसर देना था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट की डेज इंस्क्रिप्ट वर यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस इन अफगानिस्तान। कौन से स्क्रिप्ट जो है अफगानिस्तान के इंस्क्रिप्शन में यूज किए गए थे? तो अरामाइक, ग्रीक, प्राकृति, संस्कृत या खरोष्टी। तो इसका सही आंसर होगा अरामाइक एंड ग्रीक, ये यूज किए गए थे। एग्जाम में बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगेन तुम्हें पढ़ना है और उसके बाद आंसर बताना है। अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्रिप्ट्स हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल ऑन स्टोन सरफेस, यानी इसको पहला रूलर माना जाता है अशोक को, जिसने जो है मैसेजेस को जो है अपने स्टोन पे लिखवाकर सरफेस के और लोगों को मैसेज दिया। ठीक है, he used inscription to proclaim what he understood to be। तो इसको क्या कहते थे, जो ये काम कर, जो जिस तरीके से ये इंस्क्रिप्शंस को क्या करते थे, स्टोन पे लिखवाकर और जो है वो मैसेज करते थे लोगों को, कि मैसेज देते थे उसमें लिखा हुआ जो भी चीज होता था, तो उसको क्या बोला जाता था? धर्मा या धम्मा, फरमान या नर। सो बेसिकली धम्मा बोला जाता था। तो धम जो है बेसिकली एक मैसेज होता था अशोक के द्वारा, जो लोगों के लिए। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अशोका वाज द फर्स्ट रूलर। देखो वही चीज है, बस इसमें इस बार क्या पूछा है कि धम्मा के अंदर क्या इंक्लूड नहीं किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इंक्लूड नहीं बोला है, नॉट इंक्लूडेड। सो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, हाँ ये इंक्लूड किया गया था, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। जनरोसिटी टुवर्ड क्षत्रिय, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज ब्राह्मण के बारे में बोला गया था, उसके अंदर मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर कि जनरोसिटी टुवर्ड ब्राह्मण्स। ठीक है, जनरोसिटी टुवर्ड दोज हु रिनाउंस बॉडी लाइफ, हाँ ये भी करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने इस धम्मा के अंदर प्रचार किया था कि जो भी जो है वर्ल्डली लाइफ को रिनाउंस कर चुके हैं उनको भी रिस्पेक्ट देना, जनरोसिटी दिखाना उनके प्रति, और रिस्पेक्ट फॉर अ रिलीजन, हाँ रिलीजन्स को क्या करना है? रिस्पेक्ट देना है। इसमें नॉट इंक्लूडेड बोला है, तो जनरोसिटी टुवर्ड क्षत्रिय इंक्लूडेड नहीं था, ब्राह्मण यहाँ पे आएगा, तो ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर। स्पेशल ऑफिसर नॉन एज द धम्मा महामाता वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड मैसेज ऑफ। तो इसको ये क्यों अपॉइंट किया गया था इनको, किस चीज के मैसेज को फैलाने के लिए? फेथ, लव या धम्मा या धर्मा। तो धम्म के मैसेज को फैलाने के लिए जो है इनको अपॉइंट किया गया था, धम्मा महामात्मा। तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेस मौर्य रूल हैड स्टैंडिंग आर्मी। तो यहाँ बताने कितना स्टैंडिंग आर्मी था, फुट सोल्जर्स कितने थे, एंड कैवलरी एंड एलिफेंट कितने थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें देखते हैं, तो ऑप्शन जिसका सी सही आंसर होगा। ठीक है, तो 6 लाख यहाँ पे आएगा आपके स्टैंडिंग आर्मी, और 30,000 जो है इसके फुट सोल्जर्स का कैवलरी थे, एंड 9,000 का अराउंड जो है इसके एलिफेंट्स थे उनके पास। नेक्स्ट की शिलापदिकारम एन एपिक रिटन इन। तो किस में लिखा गया था इस एपिक को? तो बेसिकली इसका ऑप्शन दे रखा है तमिल, तेलुगु, संस्कृत, हिंदी। तो ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा वो तमिल होगा। तमिल जो है भाषा में इसको लिखा गया था। 70 ने दोबारा आपको रीड करना है, बिकॉज सीयूटी के एग्जाम में काफी लेंथी क्वेश्चन बनाते हैं, तो रीड करके आपको बताना होता है। ठीक है, who ruled over a vast kingdom extending from Central Asia to North East India? History has been reconstructed from inscription, textual tradition. The notion of kingship they wish to project are best evidence in coinage and sculpture. Costly statue have been found installed in Mata near Mathura, and similar statue has been found in Shirin in Afghanistan as well. तो कुछ ये आपको पॉइंट अगर पता होगा तो आप समझ सकते हो किसके बारे में बात की जा रहा है। तो ये जो है कुशाना के बारे में बात किया जा रहा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट की प्राग प्रस्ती ऑल्सो नोन एज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कंपोज इन संस्कृत बाई। तो किसके द्वारा संस्कृत में कंपोज किया गया था इलाहाबाद प्राग प्रस्ती, जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, हरिसेना, यानी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लिया, हरिसेना हरिसेना द कोर्ट पोएट, किसके कोर्ट पोएट थे ये? चंद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के, या फिर कुशाना के? तो समुद्रगुप्त के जो है ये कोर्ट पोएट, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है स्कल्पचर को आपको और बताना है किसके स्कल्पचर है ये। तो ऑप्शन दे रखा है सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ कुशाना किंग, सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ गुप्ता किंग, सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ मौर्य किंग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये कुशाना किंग का जो है सैंडस्टोन स्कल्पचर है।
तो ये 20 क्वेश्चंस जो है बेसिकली पार्ट 1 है चैप्टर सेकंड का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार और स्वागत है। मैं आमिर आप सभी का एक बार और अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ रोशन क्लासेस के। और ये सेकंड पार्ट है चैप्टर सेकंड का, किंग्स फार्मर एंड टाउन्स का। ऑलरेडी मैंने जो है फर्स्ट चैप्टर करवा दिया है। मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों को पसंद आएगा। और ये सेकंड जो है एमसीक्यू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट, हम इसको अब करने जाएंगे। तो एक बार और स्वागत करते हैं आप सभी का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोल रखा है कि सुदर्शन, तो सुदर्शन ब्यूटीफुल लेक इन, तो ये सुदर्शन जो लेक है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये इसका लोकेशंस पूछ रहे हैं, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो जिसका लोकेशन है वो बेसिकली गुजरात के अंदर लोकेटेड है, तो आंसर जो इसका बी होगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि हु कंस्ट्रक्टेड दिस सुदर्शन लेक। सो सुदर्शन लेक को जो है निर्माण किसने किया है? इसमें आपसे पूछ रहा है कि नहापना, चस्तना, हर्षा या रुद्रमन, रुद्रदम। सो यहाँ पे जो है रुद्रदमन ने जो है इनका कंस्ट्रक्शन किया है, किसका? सुदर्शन लेक का, ठीक है। नेक्स्ट की इन एंशिएंट इंडिया द जताकास वर रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी। सो शी, तो कहने का मतलब है कि प्राचीन भारत में जातक प्रथम जो शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो जताकस जो है ओरल स्टोरीज होती थी, इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, यानी पाली जो है इस भाषा में इसको लिखा गया है। क्वेश्चन 4 में जो है इसमें क्वेश्चन है कि वन स्टोरी नॉन एज द गंदा तिंदु जताका डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ विक्ट किंग। व्हाट वर द पॉसिबल रीजन बिहाइंड देयर प्लाइट। सो जो मतलब तिंदु जो है जातक नाम से जो मशहूर एक कहानी थी, उसमें दुष्ट राजा की प्रजा की दुर्दशा का जो है वर्णन किया गया है। और उसके पीछे जो है मेन कारण क्या थे? पहला है कि कंप्लेनिंग दैट दे वर अटैक बाय द रोबर्स एट नाइट, यानी वो कंप्लेन करते थे कि रात में जो है उनको रोबर्स जो है अटैक करते हैं। और दूसरा है कि टैक्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द डे, यानी रात में जो है रोबर्स को परेशान करते हैं और दिन में जो है टैक्स कलेक्टेड, जो टैक्स उनसे वसूलते हैं। तो ये बात दोनों ही सही है, तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया रिटन इन। किस में लिखा गया है? और ये कंपाइल किया गया था बिटवीन सेकेंड सेंचुरी बीसीई एंड में सेकेंड सेंचुरी सी में। तो ये किस लैंग्वेज में मनुस्मृति को लिखा गया है? तो वो जो है आपको संस्कृत में लिखा गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। Earlier Tamil literature Sangam text also mention different categories of the people living in village not included. तो जो तमिल लिटरेचर है संगम टेक्स्ट, उसने जो है मेंशन किया है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल्स को जो गांव में रहते हैं। इनमें से कौन से नहीं है, इंक्लूड नहीं है उसमें? तो आपसे ध्यान रखेंगे क्या पूछे जा रहा है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सी उस विलेज में जो है इंक्लूडेड नहीं थे संगम लिटरेचर के जो जिसमें उन्होंने जो कैटेगराइज किया गया डिफरेंट पीपल्स को। तो इसमें पहला है कि लार्ज लैंड ओनर्स और वेलर से बोलते थे। दूसरा है प्लगमेन और उजावर। एंड तीसरा स्लेब्स और आदिमा आदिमा एंड द लास्ट है गहापति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि तीनों ही जो इंक्लूडेड थे, यानी बड़े जमींदार हो गए जिसको वेलर बोलते हैं, और हल वाले यानी उजावर, ठीक है, और स्लेब्स यानी जो आपको पता है कि गुलाम होते हैं, अदीमा। ये तीनों जो इंक्लूडेड थे संगम लिटरेचर के अर्ली टेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री गहपति रेफर्स टू, यानी गहपति का मतलब क्या होता है, किसको कहते थे? पहला ऑप्शन है मेंबर ऑफ द मर्चेंट गिल्ड्स, हर्ट्समैन या हाउस होल्डर या प्लाउमैन। इसका सही उत्तर जो होगा वो हाउस होल्डर होता था, जो घर का एक तरीके का मालिक कह सकते हैं। तो उसको हम जो है गृहपति कहते थे। नेक्स्ट है कि द हर्ष चरिता इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज। ये कहाँ के रूलर थे? कन्नौज के। कंपोज्ड इन्होंने कंपोज्ड किया था इन संस्कृत बाय स्कॉट पोएट। तो हर्ष चरिता जो एक बायोग्राफी है हर्षवर्धन राजा की, और वो कन्नौज के एक राजा थे। और ये बायोग्राफी जो है उनको किस पोइट ने किया है संस्कृत में? तो ऑप्शन इसके अंदर बाणभट्टा, रुद्रमन एंड गुप्ता, हर्षवर्धन। तो ऑप्शन जो है इसका ए सही उत्तर होगा। बाणभट्टा जो है इन्होंने जो है ये इसका वो किया था, क्या कहते हैं, कंपोस्ट किया था।
नेक्स्ट की एन अग्रहारा वाज अ लैंड ग्रांटेड टू, यहाँ पे डेज में फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, इसको किसको ग्रांट किया जाता है अग्रहारा लैंड, और हु वाज यूजुअली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू एंड अदर ड्यूज टू द किंग एंड वाज ऑफन गिवन राइट टू कलेक्ट दिस ड्यूज फ्रॉम द लोकल पीपल। तो अग्रहारा लैंड किसको दिया जाता था, और साथ में जो है उनको एग्जेम्प्टेड दिया जाता है कि मतलब जो है वो लैंड रेवेन्यू नहीं पे करेंगे, और ड्यूज जो भी ड्यूज उन पे किंग को नहीं पे करेंगे, ठीक है। साथ साथ में जो है उनको राइट टू कलेक्ट दिस ड्यूज फ्रॉम द लोकल पीपल, उनको ये भी अधिकार दिया जाता है कि जो है लोकल पीपल से ड्यूज को कलेक्ट कर सके। सो इसमें रूलर की बात कर रही है, शूद्रास की या ब्राह्मणस की या नन, तो ऑप्शन जो है इसका सी सही उत्तर होगा, यानी ब्राह्मण, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। When Chinese pilgrims Zhuangjing visit the city, dash in the 7th century CE, he found it in ruins and with a very small population. So उसने देखा कि जो चाइनीज पिलग्रिम्स जो आया था और जुआंगजिंग, और उसको विजिट किया सिटी को, तो उसने पाया कि जो है तरीके से खत्म ही हो चुका है और बहुत कम पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो ये किस सिटी की बात कर रहे हैं और ये कहाँ विजिट किया था, तो पाटलिपुत्र जो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन जो है सी, यानी जो बिहार में लोकेटेड है। नेक्स्ट है कि नोटेबल फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वाज। सो क्या एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था इसका, तो ऑप्शन जो है इसका सही आंसर जो है सी होगा, यानी ग्लोसी सरफेस था इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर्स था कि इसका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का, यानी इसकी सतह कैसी थी, चमकदार थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना आपको इमेज को और बताना है कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है। और पहला ऑप्शन है कि वुमेन नेम्ड नागापिया द वाइफ ऑफ गोल्ड स्मिथ शुवानिका नेम्ड धर्म का। सो धर्म का यानी पहला ऑप्शन दे रखा है। दूसरा है कि वुमेन नेम्ड गोतामी द वाइफ ऑफ गोल्ड स्मिथ शुवानिका नेम्ड धर्म का। एंड थर्ड है आपका प्रभावती, सेम वही है, गोल्ड स्मिथ इसके हस्बैंड है और नेम है उनका धर्म का। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, तो बेसिकली जो इमेज दिखाई जा रही है ये इमेज जो है ये है नागपिया का, जो एक वुमेन थी, इनके वाइफ ऑफ किसके थे, सोवानिका के, जो कि इनके क्या नाम था उनका, धर्म का, ठीक है। तो ये उनका जो है इमेज शो दिखाया जा रहा है इसके अंदर। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि सम इम्पोर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन नॉट मैच्ड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है मैच नहीं है, और 13 नंबर क्वेश्चन में। तो चंद्र केतु गढ़ जो है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल में बता रहे थे, ये करेक्ट है ऑप्शन, क्योंकि ये कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। धनिया कातका ये जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, धन्य कातका जो लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के अंदर, ये भी सही है। पुहार जो है ये तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है इसका डी जो है गलत आंसर है। राजगीर जो मध्य प्रदेश में दिखाया जा रहा है, इसमें ये नहीं, ये आपका बिहार में लोकेटेड है राजगीर। नेक्स्ट है कि आपको बताना है सेम इंपॉर्टेंट किंगडम्स और टाउन्स को जो कि मैच नहीं है इसमें। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आपका महास्थान जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, बांग्लादेश के अंदर, ये करेक्ट है एकदम। और विदिशा जो है कहाँ पे, सो मध्य प्रदेश के अंदर। एंड है फिर उसके बाद है बारू कच्चा, यानी कहाँ पे, राजस्थान के अंदर दे रहा है। और फिर उसके बाद आता है पैठान जो कि महाराष्ट्र के अंदर। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ऑप्शन जो सी है वो गलत है, ठीक है। ए बी और डी सही है, बट सी गलत है, ये राजस्थान नहीं गुजरात होगा। सो बारू कच्चा जो है बेसिकली ये जो टाउन से कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जो कि नॉट मैच्ड बताता मैं। सब इम्पोर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स नॉट मैच। सब इम्पोर्टेंट किंगडम्स टाउन जो मैच नहीं है, दोबारा सेम वही हमारा है। सोपारा जो है महाराष्ट्र के अंदर, एग्जैक्टली ये सही बात है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। एंड कुडुमनाल जो है बेसिकली ये भी तमिलनाडु के अंदर है। शिशुपालगढ़ जो है ये उड़ीसा के अंदर, ये भी करेक्ट है। श्रावस्ती बिहार ये गलत है, क्योंकि श्रावस्ती जो है बेसिकली वो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, यूपी के अंदर, ना कि बिहार के अंदर। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी नॉट मैच बताता। नेक्स्ट आता है कि वोटिव इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड गिफ्ट मेड टू, यानी किसको दिया जाता था, ये जो वोटिव इंस्क्रिप्शन जो ये रिकॉर्ड करते थे, किसको गिफ्ट में दिया जाता था ये, तो डिफेंस, मिलिट्री, रिलीजियस एंड नन। तो रिलीजियस जो है उनको इंस्टीट्यूशन को ये दिया जाता था। ऑप्शन जो है इसका सी सही उत्तर होगा। गिल्ड्स और शेरनी इन द एंशिएंट इंडिया वर एसोसिएशन ऑफ। तो गिल्ड और शेरनी जो है किससे एसोसिएट थे एंशिएंट इंडिया के अंदर, तो ये बेसिकली इसका जो सही आंसर होगा वो मर्चेंट क्लास होगा, यानी मर्चेंट क्लास से ही संबंधित है। तो ऑप्शन जो है इसका ए होगा, व्यापारी से संबंधित, ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18वें नंबर का, द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स एंड इमेज ऑफ द रूलर वॉर इशूड बाय। तो पहला कॉइन जो है जिसका नेम्स और इमेज ऑफ द रूलर उसमें मेंशन रहता था, बियर करते थे उसके अंदर, कॉइन के अंदर, और वो किसके द्वारा इशू किया गया था, हु एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सेकेंड सेंचुरी। ठीक है, तो उन्होंने जो है नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में भी जो है अपना जो है कंट्रोल कर रखा था। तो इसमें से कौन से ऑप्शन है, गुप्ता, इंडो ग्रीक्स, कुशाना और नन। सो सही आंसर जो होगा बेसिकली वो इंडो ग्रीक्स होगा। इन्होंने जो है फर्स्ट कॉइन रिलीज किया था जिसमें नेम और इमेज ऑफ द रूलर वो मतलब बियर करते थे उसके ऊपर, इमेज कॉइन के ऊपर। तो इंडो ग्रीक जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड फर्स्ट सेंचुरी सीई बाय। तो फर्स्ट गोल्ड कॉइन पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, गोल्ड कॉइन के बारे में पूछ रहा है। तो गोल्ड कॉइन जो फर्स्ट इशू किए गए थे वो कुशाना के द्वारा किए गए थे, जबकि अगर वो आपको पूछे कॉइन जो है रिलीज किया जिसमें इमेज जो है रूलर की होनी होती थी, उसका नेम भी होता था, तो वो थे इंडो ग्रीक। अगर फर्स्ट गोल्ड कॉइन पूछ रहा है, पहली बार जो है सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो कुशाना रूलर ने। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी इसका सही उत्तर होगा। न्यूमिस्मेटिक इज द स्टडी ऑफ, तो किस चीज की स्टडी होती है न्यूमिस्मेटिक, तो बेसिकली स्टडी जो होती है वो कॉइन्स की होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप आपको ये जरूर पसंद आएगा। इसके साथ जो एक और पार्ट लेके आऊंगा, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सबको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये पार्ट 3 है चैप्टर सेकंड का, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स का। ऑलरेडी मैंने जो है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो एक बार और स्वागत करते हैं, मैं आमिर आपका रोशन क्लासेस पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड के एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस जो है इसमें पूछा है कि हाउ मेनी महाजनपदास वर देयर। सो कितने महाजनपदास थे? तो टोटल जो है आपको पता है जैसे कि महाजनपदास जो है टोटल 16 महाजनपद थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दिस वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा फ्रॉम द 6 टू 4 सेंचुरी बीसी। यानी छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक इनमें से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था, और जैसे कि आप जानते हैं कि मगध का जो पहला कैपिटल था वो राजगीर था। उसके बाद जो है सेकंड कैपिटल जो है इसका पाटलिपुत्रा बनाया गया। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा है कि द अर्थशास्त्र वॉज कंपोज्ड बाई। तो अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा कंपोस्ट किया गया है? मेगास्थनीज, कौटिल्य यानी चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, नन ऑफ दिस या नन ऑफ दी अबव। सो बेसिकली इसको कंपोस्ट किया गया है कौटिल्य के द्वारा, जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि टर्म शुभानिका वॉज यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया एज अ रेफरेंस टू। तो किसको रेफरेंस करके शुभानिका वर्ड यूज किया जाता था? तो ये जो है वर्ड बेसिकली गोल्ड स्मिथ के लिए यूज होता था, गोल्ड स्मिथ। ऑप्शन जो है बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट कि द अर्ली तमिल संगम लिटरेचर मेंशन स्लेब नॉन एज। तो तमिल जो आपको पता लिटरेचर है, तमिल का संगम एक लिटरेचर है तमिल का, और उसमें स्लेब्स को किस नामों से जाना जाता था, यानी उनको किस नामों से पुकारा जाता था? तो अधिमई जो है उस ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये संगम लिटरेचर में जो है उनको स्लेब्स को अधिमई कहा जाता था। क्वेश्चन 6 है, इसमें पूछा है कि हु वाज अ प्रभावती गुप्ता। तो बेसिकली प्रभावती गुप्ता एक क्वीन थी, और ये किस इनके बारे में पूछ रहा है कि ये किसकी डॉटर थी इसमें। सो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड के जो है ये डॉटर थी प्रभावती गुप्ता। नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आपको इमेज को, और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसका। सो आप देखिए इमेज को और बताइए। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा युद्धेया कॉइन, यानी युद्धेया सिक्का। ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ये युद्धेया का जो है सिक्का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, दोबारा आपको आइडेंटिफाई करना है कॉइन इमेज को, और आपको बताने इनमें से किस राजा के द्वारा इशू किया गया था और किस वंशज के द्वारा। तो ये इमेज जो है बेसिकली कॉइन, ये जो इमेज दिया गया है ये कुशाना कॉइन की इमेज है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि जेम्स प्रिंसेप्स
was able to decipher Ashokan Brahmi in so अशोका के जो स्क्रिप्ट थे उन्होंने जेम्स प्रिंसेप्स ने कब जो है इसको डिसफेड किया था, तो बेसिकली इन्होंने जो किया था वो 1838 यानी 1838 में किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसी के साथ जो लास्ट क्वेश्चन पार्ट थर्ड का जो है वो 10 क्वेश्चन मैंने डाले थे इसमें पार्ट थर्ड में, तो इसका लास्ट क्वेश्चन से इसमें पूछा है कि देवना पिया मीन्स क्या होता है, तो देवना पिया मीन्स होता है बिलव्ड ऑफ दी गॉड्स, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो इसी के साथ हमारा पार्ट थर्ड कंप्लीट होता है और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम जो है नेक्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो समझ में आ रहा होगा चैप्टर जो भी मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, और आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। कैसे हैं? तो एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो लेट्स क्रेक सीयूटी बाय सॉल्विंग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, और ये पार्ट वन है किंगशिप कास्ट और क्लास का। ठीक है, तो इसमें हम जो है ऑलरेडी जो है 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर 3 है किंगशिप कास्ट और क्लास का। तो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू हिस्ट्री का, इसको हम देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर, संस्कृत टेक्स्ट यूज्ड द टर्म कूला टू डेजिग्नेट, तो डेजिग्नेट किसको किया गया है? ये कूला जो वर्ड है, कूला बेसिकली जो वर्ड है डेजिग्नेट किया गया है ये फैमिलीज को। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड है कि संस्कृत टेक्स्ट यूज द टर्म जनाति टू डेजिग्नेट, तो ये जो जनाति वर्ड है यानी किसके लिए उपयोग किया गया है, तो ये उपयोग किया गया है, तो ये उपयोग किया गया है जनाति जो वर्ड है आपका, ये लार्ज नेटवर्क ऑफ किंग फॉल्स। ठीक है, यानी रिश्तेदारों का बड़ा नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि द टर्म वंशा इज यूज्ड फॉर, यानी वंश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा, लीनेज यानी वंशावली। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि पैट्रिनली मीन्स क्या होता है, यानी पितृवंश का अर्थ क्या होता है, तो पितृवंश यानी आप समझ गए पिता की बात हो रही है, तो ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम दी फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन, तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा, यानी पिता से पुत्र पौत्र आदि तक वंश का पता लगाना। नेक्स्ट है कि एंडोगेमी रेफर्स, यानी एंडोगेमी का मतलब क्या होता है, अंतर्विवाह का तात्पर्य क्या होता है, तो अंतर्विवाह जो होता है बेसिकली यानी आप टू मैरिज विद इन अ यूनिट, यानी इकाई के भीतर विवाह। जब इकाई के भीतर एक समूह के भीतर विवाह होता है तो हम उसको हम अंतर्विवाह कहते हैं या फिर एंडोगेमी कहते हैं। एक्सोगेमी रेफर्स, एक्सोगेमी का मतलब ये होता है यानी बहिर्विवाह, यानी मैरिज आउटसाइड द यूनिट, यानी समूह के बाहर जब शादी होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोगेमी। पॉलिएंड्री मीन्स होता है बहुपतित्व। सो यानी पॉलिएंड्री मीन्स होता है प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड, यानी एक महिला के जो है एक से अधिक पति होते हैं, उसको हम उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, पॉलिएंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड, तो इसको संकलन कब किया गया था मनुस्मृति को, तो सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर 2 सेंचुरी सीई के बीच में। ठीक है, ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है कि धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास रिकॉग्नाइज एज मेनी एज डेश फॉर्म ऑफ मैरिज, तो कितने प्रकार के शादियों को जो है धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों ने विवाह को मान्यता दी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 8 प्रकार के शादी को जो है मान्यता मिली थी। क्वेश्चन 10 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द गोत्र इन एंशिएंट इंडिया, तो गोत्र आपको पता है कि काफी प्रचलित था उस समय एंशिएंट इंडिया में और आज भी है, तो इसमें कुछ स्टेटमेंट हमें पढ़ के बताना सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट है कि each गोत्रा was named after Vedic chiefs and all those who belonged to same गोत्रा were regarded as his descendant, तो यानी प्रत्येक गोत्र का नाम एक वैदिक ऋषा के नाम पर रखा गया और एक ही गोत्र के सभी लोग उनके वंशज माने जाते हैं, जो सेम गोत्र के होते हैं ऐसा माना जाता है, ऐसा कि वो एक ही जो है वंशज के हैं सभी लोग।
ऑप्शन बी इसमें बोला है कि वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर गोत्र एंड अडॉप्ट देयर हस्बैंड ऑन मैरिज। तो अपने पिता के जो गोत्र है वो उसको वो गिव अप कर देंगे महिला, और जो है हस्बैंड की गोत्र को अडॉप्ट कर लेंगे। ऑप्शन सेकंड है ये। थर्ड ऑप्शन है कि मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी, यानी सेम जो गोत्र के होते हैं मेंबर वो आपस में शादी नहीं कर सकते। तो ये तीनों ही ऑप्शंस एकदम करेक्ट है। पहला कि जो है सेम अगर गोत्र के है तो ऐसा माना जाता है कि उनके डिसेंट जो है वो वंशज जो है सेम है, एक ही वंशज से बिलोंग करते हैं। और दूसरा है कि महिलाएं जो है सेम जब शादी होती है तो अपने हस्बैंड के गोत्र को अपना लेती हैं। और थर्ड की मेंबर ऑफ सेम गोत्र कभी भी अपने आप सेम शादी नहीं करते सेम गोत्र के, ठीक है। यानी ए बी सी इसका तीनों ही सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस यूज्ड टू टर्म वानिक टू डेजिग्नेट। तो वानिक जो वर्ड है ये किसके लिए ये निर्देशित किया गया है? तो ये जो निर्देशित किया गया मर्चेंट क्लास के लिए, यानी व्यापारी क्लास के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि मर्च का टीका रिटन बाय, यानी मिर्च का टीका किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन जो है इसका सी सही आंसर होगा, सुधारक। नेक्स्ट है कि द मनुस्मृति लेड डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडाल्स, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे ध्यान रखना, कथन गलत कथन को खोजना है यहाँ पे। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि दे हैड टू लीव आउटसाइड द विलेज, यानी उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था, किसको? चंडाल्स को। ऑप्शन ए बोला है। सेकंड है कि हमें इसमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड है कि यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल एंड वियर क्लॉथ्स ऑफ डेड एंड ऑर्नामेंट ऑफ सिल्वर्स। ठीक है, ये सब जो है वो जो लोगों के द्वारा फेंक दिया था या फिर दे दिया था उसको यूज करते थे। और डेड ऑर्नामेंट्स जो होते थे उसको यूज करते थे, सिल्वर के होते थे वो, ठीक है। ऑप्शन सी जो है दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन विलेज एंड सिटीज एट नाइट, यानी रात में शहर में और या गांव में वो चल नहीं सकते थे। ऑप्शन डी बोला है कि दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज एक्सक्यूटनर। तो यानी वो जो है रिश्तेदार जिसके नहीं होते थे उनके शवों को जो है निपटाना करते थे ये सब। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा तो ऑप्शन जो है बी सही आंसर होगा, क्योंकि वो सही बात है, वो यूज करते थे, वियर क्लॉथ करते थे, ऑर्नामेंट करते थे, बट वो जो है आयरन का होता था कि सिल्वर का। तो एनसीईआरटी में जो है आयरन दिया है ना कि सिल्वर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो है इसका बी सही है, यानी इनकरेक्ट सिस्टम में पूछा था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क डेज 5th सेंचुरी बीसी सीई wrote that untouchable had to sound a clapper in the street so that people could avoid seeing him। देखो, चाइनीज बुद्धिस्ट एक आए थे, उन्होंने जो है बताया था कि जो अनटचेबल होते हैं उनको मतलब आवाज देना पड़ता है, यानी बजाना पड़ता है हाथ को, ताली को, कि ताकि कोई इनके सामने आना जाए, वरना आ जाएंगे तो क्या होगा, ये उनको हो सकता है मारने लगे। तो इस वजह से जो है अनटचेबल थे वो। तो इन्होंने लिखा ही, और ये कौन से चाइनीज बुद्धिस्ट है उनके बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन ये 4 आपको दे रखे हैं। तो ऑप्शन इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी फाहिन। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि जो है अनटचेबल्स को साउंड करना पड़ता था जब भी वो चलते थे स्ट्रीट के ऊपर, ताकि उनसे लोग जो है अवॉइड करें देखने में या फिर टच होने में। नेक्स्ट है कि सेम और क्वेश्चन उसी प्रकार का है। 7th सेंचुरी में एक बुद्धिस्ट आए थे यहाँ पे मॉन्क, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो है जो शवों को निपटारा करते हैं और या फिर एक्सकेवेंजर्स होते हैं, वर फोर्स टू लीव आउटसाइड द सिटी, यानी चंडाल्स के बारे में बात हो रही है। तो वो किस बुद्धिस्ट ने कहा था ये जो? तो ये जो सही आंसर होगा उसका होगा ऑप्शन ए, जुआंग जेंग ने ये बात की थी। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग जताकास वर द बुद्धिस्तास इज आइडेंटिफाई एज अ चंडाला। तो किस जताका स्टोरी के अंदर जो ओरल स्टोरीज होती थी बुद्धिस्ट की, उसमें जो है बोधिसत्व को जो है आइडेंटिफाई किया गया एज अ चंडाला, ठीक है। तो चंडाल के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया गया उनको। तो ये थी मतांग। तो मतांगा जो स्टोरी है यानी जताका की, उसमें जो आइडेंटिफाई किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। स्टोरी based on the Buddhist text in Pali known as the Majjhima Nikaya is a part of the dialogue between the king named Avantiputta and disciple of Buddha name। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कहानी जो पाली में मध्यमा निकाय के नाम से जाने जाने वाली है,
और बौद्ध पाठ पर आधारित है, जो कि अवंतीपुत्र नामक राजा और बुद्ध के एक शिष्य के बीच में संवादित था। तो वो शिष्य कौन थे? ऑप्शन जो इसमें दे रखा है महाकश्यप, आनंदा, शबूती या कच्छना। तो ऑप्शन जो है इसका डी सही आंसर होगा, कच्छना। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, महाश्मता ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इलेक्ट। सो अब इसमें से बताना वो कौन थे। द फर्स्ट सेकेंड मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड थे, फर्स्ट मोनार्क ऑफ वर्ल्ड या द लास्ट मोनार्क ऑफ वर्ल्ड। तो ग्रेट इलेक्ट जो बताया गया है महाश्मता को, तो वो बेसिकली थे फर्स्ट मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के प्रथम सम्राट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इन 1951-52 यानी 1951 और 52 में जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है बीबी लाल ने एक खुदाई करी थी एट अ विलेज नेम। उसका नाम क्या था उस गांव का? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हस्तिनापुर दे रखा है, राजगिरी नाम का नन। तो ऑप्शन जो है इसका ए सही आंसर होगा, हस्तिनापुर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद जो है अष्टधाई ऑफ पनिनी, द वर्क ऑन। तो ये किस, इन्होंने जो है वर्क किया पाणिनि ने अष्टधाई, ये किसकी वर्क था? तो संस्कृत ग्रामर है, तमिल ग्रामर, तेलुगु ग्रामर या संगम ग्रामर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी संस्कृत ग्रामर के ऊपर इन्होंने काम किया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये 20 क्वेश्चन पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? तो एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये जो है किंगशिप कास्ट और क्लास का पार्ट सेकंड है एमसीक्यू का, और ये सीयूटी जो है 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और बाकी जो है मैंने ऑलरेडी इसके पार्ट्स जो है फर्स्ट अपलोड कर दिया है। इसके अलावा जो पहले इसके चैप्टर है वो भी अपलोड कर चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन में बोला है कि चरक एंड सुश्रुता एंड संहिता वर्क, यानी चरक एंड सुश्रुत संहिता पर काम जो है इसमें जो है किसके ऊपर किया गया है? तो ये जो वर्क है ग्रामर के ऊपर है, ये लिटरेचर या मेडिसिन? तो जो चरक एंड सुश्रुता जो है संहिता जो है वर्क है वो मेडिसिन के ऊपर है। तो ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट की हु सीज्ड द्रौपदी बाय हर हेयर एंड ड्रैग्ड हर इनटू द कोर्ट। सो किसने जो है इनके बालों को पकड़कर जो है घसीटा, उसे दरबार में लेके गए? तो ये जो है किया था उसने, तो ऑप्शन जो इसका बी सही आंसर होगा, दुशासन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ कैटेगरीज इनटू विच धर्म शास्त्र एंड धर्म सूत्रास डिवाइडेड द आइडियल ऑक्यूपेशन वर्क। तो कितने भागों में धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र ने डिवाइड किया ऑक्यूपेशन को? तो जैसे कि जानते हैं कि 4 इसके भाग है, ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी जो सही आंसर है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दिस वाज द वाइफ ऑफ पांडवास। तो इसमें से जो है पांडवस की वाइफ कौन थी? तो द्रौपदी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The classification of people in the name of Gotra in Hindu religion was practiced from 1000 BCE onward by किसके द्वारा जो है ये प्रैक्टिस किया जाता था? ये गोत्रास जो थे हिंदू के अंदर किस रिलीजन में? तो ये जो है ब्राह्मणस के द्वारा जो है ये प्रैक्टिस किया जाता था। ऑप्शन ए जो है सही आंसर इसका। नेक्स्ट है कि देश कंटेन विविध डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल्स, फॉरेस्ट एंड प्लेसेस एंड सेटलमेंट्स। तो ये किसके अंदर जो है इस डिस्क्रिप्शन दिया गया है बैटल्स, फॉरेस्ट एंड प्लेसेस, सेटलमेंट के बारे में? तो जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। महाभारत के अंदर इसके बारे में जो है अच्छे से डिस्कशन किया गया और डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ क्षत्रिय। तो क्षत्रिय को जो है क्षत्रियो का जो है व्यवसाय क्या था? जो मेन, तो उनका मेन व्यवसाय जो था परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गिव गिफ्ट्स। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वर इवॉल्व बाय ब्राह्मणस टू इन्फोर्स द नॉर्म ऑफ वर्ण ऑर्डर 600 BCE टू 600 सी। तो आपको पता है कि ब्राह्मणस जो है इन्फोर्स किया था नॉर्म्स को, वर्ण सिस्टम को, जिसमें 4 भाग में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन-कौन सी जो है उन्होंने स्ट्रेटजीज को अपनाई थी इसको इन्फोर्स करने के लिए? पहला ऑप्शन दे रखा है कि ब्राह्मणस यूज्ड टू एम्फसाइज दैट वर्ण सिस्टम इज डिवाइन, यानी उन्होंने बताया कि जो है ब्राह्मण इस बात पर जोर देते थे कि वर्ण व्यवस्था जो है देवी है, ये कोई मतलब वो लोगों के द्वारा नहीं क्रिएट की गई, ये देवी व्यवस्था है। ठीक है। सेकंड है कि ब्राह्मणस ट्राई टू कन्विंस पीपल एट देयर ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस आर डिटरमाइंड बाय बर्थ। उनको ये भी बताया जाता था कि तुम्हारी जो स्टेटस है और ऑक्यूपेशन है वो बर्थ के द्वारा डिटरमाइन किया गया है।
तो ऑप्शन सी में दे रखा है कि ब्राह्मणस एडवाइज द किंग टू इंश्योर दैट पीपल फॉलो द नॉर्म्स ऑफ वर्ना सिस्टम विद इन द किंगडम। और यहाँ तक कि ब्राह्मणा जो है वो एडवाइस करते थे किंग्स को कि वो भी जो है पीपल्स फॉलो करें नॉर्म्स और वर्ना सिस्टम को किंगडम के अंदर। सो ये सभी करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दिस यानी डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ब्राह्मणस जो है उन्होंने जो है ये सारी स्ट्रेटजीज अपनाई थी वर्ना सिस्टम को जो है इन्फोर्स करने के लिए। नेक्स्ट है कि द ब्राह्मणास कंसीडर्ड सम पीपल एज अ बीइंग आउटसाइड द सिस्टम बाय क्लासिफाइंग सर्टेन सोशल कैटेगरी एज। तो उनको किस कैटेगरी के द्वारा जो है क्लासिफाई किया गया था और बताया जाता है कि वो वर्ना सिस्टम से या फिर जो सोशल सिस्टम से जो है वो अलग है। तो उनको सी यानी अनटचेबल्स यानी अछूत के तौर पर जो है माना जाता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि रूलर्स हुज नेम एंडेड विद द टर्म पुता बिलोंग टू। तो जो टर्म जो है एंड होता था वो पुता वर्ड से, वो कौन से रूलर इसको यूज करते थे। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर ए होगा, सतवाहना डायनेस्टी के जो है रूलर्स इसको यूज करते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो ये 10 इंपॉर्टेंट जो है पार्ट सेकंड के थे। आई होप आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? तो आप सबका स्वागत है एक बार और रोशन क्लासेस के इस चैनल पर। मैं आमिर अब सबका स्वागत करता हूँ एक बार और लेट्स क्रिक करते हैं सीयूटी बाय सॉल्विंग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है। सो इसमें जो है पार्ट 1 है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का, जिसमें चैप्टर नंबर 4 थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स का, और इसके जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें कहा है कि स्तूपा एट सांची लोकेटेड इन विच स्टेट। तो दो आपको पता है कि सांची स्तूप जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इसमें पूछ रहे हैं स्टेट के बारे में। सो ऑप्शन जो है इसका सी यानी मध्य प्रदेश एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की रूलर ऑफ भोपाल देश एंड हर सक्सेसर देश प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट साइट। यानी जो एंशिएंट साइट है भोपाल के अंदर उसको बचाने के लिए जो उन्होंने धन जो दिया, प्रोवाइड किया। और ये किसने दिया था, रूलर्स के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन है शाहजहाँ बेगम, हजरत महल, शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम और गुलबदन बेगम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी सेकंड, शाहजहाँ बेगम एंड सुल्तान जहाँ बेगम। इन्होंने जो है जो भोपाल की जितने भी जो है मतलब जो एंशिएंट साइट है उनको बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की वैदिक ट्रेडिशन नॉन फॉर द ऋग्वेदा कंपाइल बिटवीन। तो इसको जो है आपको पता है कि सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है वो ऋग्वेद है, और इसको कंपाइल करने में जो है इसमें कौन से समय में किया गया था। तो 1500 सेंचुरी से लेकर जो है 1000 बीसी के बीच में जिसको किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट की विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म द टर्म कुटुग्रहशाला मीन्स। तो कुटुग्रहशाला मीन्स क्या होता है, इसमें पूछ रहा है। जो ये टर्म है यानी जो वर्ड है ये, इसके बारे में बताना है। तो जैसे कि ऑप्शन दे रखा है, प्लेस ऑफ वर्शिप एंड चांटिंग, टेम्पररी प्रिजन मीन फॉर वॉलेटर्स ऑफ मॉन्स्ट्री रूल्स, एंड प्लेस वेयर मॉर्टल्स रिमेन ऑफ मॉन्क्स वर प्रिजर्व, प्लेस वर डिबेट्स यूज्ड टू टेक प्लेस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। एक ऐसा जगह जहाँ पे जो है डिबेट्स हुआ करता था, यानी वाद विवाद हुआ करता था, उस जगह को हम बोलते थे कुटुग्रहशाला। ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन है कि द बुद्धा और अदर टीचर टॉट orally through discussion and debate. Second है कि main women, perhaps children as well, attend this discourses and discuss what they heard, and none of Buddha speech were written down during his lifetime. So इसमें जो थर्ड में आपको देखना इम्पोर्टेंट कि बुद्धा के समय जो कोई भी जो है मतलब बुद्धा जो है उस समय कोई भी जो है स्पीच रिटन डाउन नहीं किया था, उनके मरने के बाद ही जो है लिखा गया था उनके बारे में। और ऑप्शन ए में जो है टॉट ओरली इसको पढ़ाया जाता था, जो भी डिस्कशन होते थे टीचर्स के, और इसमें मेन वुमेन दोनों ही भाग लेते थे। तो ऑप्शन जो है इसका डी सभी करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की त्रिपिटका लिटरली मीन्स। तो त्रिपिटक मीन्स क्या होता है। तो इसका मतलब होता है थ्री बास्केट, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दोज हु जॉइन संघ एंड मोनेस्टिक ऑर्डर मेंशन इन। तो आपको पता है कि बुद्ध धर्म के अंदर जो है संघ को जो ज्वाइन करते थे उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता था। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है किसमें बताया गया था, तो ये विनय पिटका के अंदर बताया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि बुद्धा टीचिंग्स वर मेंशन इन। देखो रूल्स रेगुलेशन तो पता चल गया।
अब जो है उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना है, तो वो भी मेंशन किया गया था बुक्स के अंदर एक लिटरेचर के अंदर। तो ये कौन सा जो है था, तो ऑप्शन जो है इसका बी सही उत्तर होगा, सुतु पिता का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इसका जो थर्ड है पार्ट, तो इसके अंदर डील्ड विद द फिलोसॉफिकल मैटर, इसमें से कौन सी जो है बुद्ध धर्म की जो है तो वो फिलोसॉफिकल जो है मैटर से डील करती थी। तो अभिधम्म पिता का जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो है इसका सी होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत हो गया, ये ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अभिधम्म पिता का। नेक्स्ट की द श्रीलंकन बुद्धिस्ट वर्क्स दीपावमसा एंड महावमसा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोज रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इन दोनों ने जो है इंडिया श्रीलंका के बीच के बारे में जो है रिलेशन को बताया है, और दे आर रिटन इन, तो किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी पाली। नेक्स्ट है कि आजीविका सेक्ट्स वाज फाउंडेड बाय, तो आजीविका जो है संप्रदाय किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था, तो ऑप्शन जो है इसका सी सही उत्तर होगा, मखाली गौशाला के द्वारा जो है इसको फाउंड किया गया था। नेक्स्ट है कि द सेक्ट विच बिलीव्ड इन अबाइडिंग नेचर ऑफ डेस्टिनी, तो वह संप्रदाय जो नियति की स्थायी प्रकृति में विश्वास करता था। ठीक है, तो वो था जो बिलीव करते थे वो आजीविका थे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो जैनिज्म से रिलेटेड जो है इसमें स्टेटमेंट देखना है और इसमें कौन सा करेक्ट है। द इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन्स रॉक्स वाटर हैव अ लाइफ, तो इसमें यही बोला गया कि संपूर्ण विश्व में जो है सजीव है, यहाँ तक कि पत्थर जो है वाटर जो है उसमें भी जो है जान है। ठीक है, पहला ऑप्शन है। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, यस, किसी को इंजरी नहीं पहुंचाना, स्पेशली टू ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स, प्लांट, इंसेक्ट, और सेंट्रल टू जैन फिलोसफी का, तो ये जो है इंपॉर्टेंट जैन फिलोसफी के सेंट्रल कॉन्सेप्ट थे, जिसमें किसी चीज को भी, इवन ह्यूमन, इवन एनिमल्स को भी जो है, प्लांट्स तक को भी जो है हमें इंजरी नहीं पहुंचाना। ऑप्शन सी जो है साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ इज शेप्ड थ्रू द कर्म, तो कर्म के द्वारा जो है आप कर्म जो करते हो उसी के द्वारा जो है साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ आपका शेप होता है, तो ऑप्शन सी इसमें दे रखा है। नेक्स्ट है कि डी asceticism and penance are required for free oneself from the cycle of karma, तो यानी जो है आपको बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी अगर आपको इस साइकिल ऑफ कर्मा से निकलना है बाहर, तो यानी इसमें जो है सारे ही करेक्ट ऑप्शन में इसमें दिया दे नहीं पाया है इसमें, तो ठीक है, तो इसमें जो है ऑल करेक्ट है, ऑप्शन ए बी सी और डी। ठीक है, जैन मॉन्क्स एंड नन्स टुक 5 vows which one is not included, तो उन्होंने जैन भिक्षुणों ने और उन्होंने जो है 5 जो है ऐसे प्रतिज्ञा ली थी, जिसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं, ये पूछ रहा है। पहला है कि टू अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, यानी आपको बचना है किलिंग करने से किसी को भी, स्टीलिंग एंड लाइंग यानी चोरी नहीं करना, ना ही आपको कुछ झूठ बोलना है, तो ऑप्शन बी इसमें दे रखा है। सी दे रखा है टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, यानी ब्रह्मचार्य का पालन करना है, और डी जो है टू अब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग लैंड। देखो ऑप्शन जो है इसमें प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है प्रॉपर्टी लिखा है, तो मैं प्रॉपर्टी ही मान के चलूंगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है नॉट इंक्लूडेड मानूंगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे वैसे लैंड भी जो है प्रॉपर्टी का ही पार्ट होता है, बट मैं वर्ड जो है प्रॉपर्टी इसके अंदर होता तो ये सही होता, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी नॉट इंक्लूडेड इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सभी जो है उन्होंने कहा था कि जो है फॉलो करना है सब। नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट को कंसीडर करना और बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। उत्तर ध्यानना इज अ टेक्स्ट रिलेटेड टू बुद्धिज्म। दूसरा है कि दीपावामसा इज क्रॉनिकल ऑफ श्रीलंका। अशोका वंदनम डिस्क्राइब हाउ अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड द पोर्शन ऑफ बुद्धा रिलिक टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, उत्तर ध्यान इस टेक्स्ट रिलेटेड टू बुद्धिज्म नहीं है, इनकरेक्ट है, जैनिज्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो जैनिज्म से रिलेटेड है। दूसरा है कि दीपवंसा जो है क्रॉनिकल है श्रीलंका का, और अशोका वंदना जो है डिस्क्राइब करता है कि अशोका ने जो है कैसे बुद्धा के रिलिक्स को जो है इंपॉर्टेंट टाउन में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यानी ऑप्शन जो है इसमें ओनली 2 होगा करेक्ट, क्योंकि 2 एंड 3, बाकी 1 जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 16वां क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्ल्ड इज ट्रांजिट यानी अनिका एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है, इट इज ऑल्सो सॉललेस, इज देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नल। देखो वर्ल्ड जो है चेंज होते रहता है कॉन्स्टेंटली, और दूसरा ऑप्शन बोला है कि जो है सॉललेस है, कोई आत्मा नहीं है इसकी, देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नल, कोई भी परमानेंट चीज नहीं होती, एंड जो दुख है इज इंटरेस्टेड टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, दुख तो होगा ही जब इंसान आया तो, और इट इज फॉलो बाय द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन द सीवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन बीइंग कैन राइज अबव दिस वर्ल्डली ट्रेवल। तो अगर ये इंसान जो है मॉडरेट पाथ को फॉलो करे तो वो इस चीज से बाहर निकल सकता है, दुख से, तो इस ऑप्शन जो है डी इसका सही होगा, ऑल।
द बुद्धा रिगार्डेड सोशल ऑर्डर एज ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रादर देन ऑफ, तो उन्होंने बोलता है कि जो है सोशल ऑर्डर जो है क्रिएशन ऑफ ह्यूमन है रादर देन ऑफ डिवाइन ओरिजिन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन इज लास्ट वर्ड टू हिज फॉलोअर, बी लेम्स अंटिल योरसेल्फ, टू ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, तो आप सभी को काम करना पड़ेगा और खुद से अपने आप को मुक्ति पाने के लिए, तो इन्होंने किसने कहा था, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में कहा गया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किस महिला ने जो है ऑर्डिनेट किया था भिक्खुन, जो है सबसे पहली बनी थी महापजपति गौतमी, जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि थेरिस मींस क्या होता है, थेरिस बुद्धिज्म के अंदर थेरिस मींस होता है रिस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेन लिबरेशन, ऐसी महिला जिन्होंने लिबरेशन को अटेंड कर लिया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा इसका। तो ये 20 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 के मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको पसंद आएगा, तो पसंद है जरूर इसको शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। आई होप आप सब कैसे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आमिर आप सभी का एक बार और स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। और जो ये चैप्टर है, चैप्टर 4 है आपका हिस्ट्री का पहली बुक का, और उसमें सेकंड पार्ट जो हम करने जा रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि CUT 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 24th ग्रेट टीचर ऑफ जैनिज्म आर नोन एज, तो उनको क्या कहते थे, जो जैन धर्म के 24 महान शिक्षकों को, तो त्रिथंकारस कहते थे उनको, क्या बोलते थे, तीर्थंकारस, तो ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि देश इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, यानी कौन सी जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध जो है जन्म हुए थे, तो वो जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, यानी लुम्बिनी, यानी जो नेपाल के अंदर स्थित है। थर्ड क्वेश्चन, एट विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा अटेन ट्रू इनलाइटमेंट, तो लॉर्ड जो बुद्धा ने जो है इनलाइटमेंट कहाँ पे प्राप्त किया था, तो सही मायने में देखा है तो जिन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति करी थी वो बोध गया के अंदर की थी, ऑप्शन जो डी राइट आंसर होगा। और ये बोध गया कहाँ पे है, बिहार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 4, न्यू ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म वाज कॉल्ड, तो न्यू ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म को क्या बोलते थे, तो महायान बोलते थे, महायान, सो ऑप्शन जो है डी इज द राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस, सांची स्तूपा सिचुएटेड नियर टू भोपाल, सांची स्तूपा वाज preserved by the Begum of Bhopal and सांची स्तूपा belong to Buddhism, so all of these, यानी सभी इसमें करेक्ट है, क्योंकि सांची स्तूप कहाँ पे लोकेटेड है, भोपाल के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। एंड सांची स्तूप को जो है बेगम ने जो है बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और जो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर कि ये बुद्धिज्म से बिलोंग करता है, ये राइट है, तो ऑप्शन जो है डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दी, हमें हमें कंसीडर करना है स्टेटमेंट को और बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला कि जैनिज्म वाज स्टार्टेड बाय ऋषभदेव, करेक्ट। लॉर्ड महावीरा वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। एंड थर्ड है कि टीचिंग ऑफ जैनिज्म गिवन इन अंगा, एंड जैनिज्म स्टार्टेड संघा टू स्प्रेड हिज मैसेज, तो ऑप्शन जो इसमें सभी होगा सही, यानी 1 2 3 4, क्योंकि जैनिज्म जो है स्टार्टेड किया था ऋषभदेव के द्वारा, जो पहले तीर्थंकर थे। उसके बाद जो है लॉर्ड महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे। और इसके टीचिंग, जो जैनिज्म की जो टीचिंग है वो अंगा के अंदर दिया गया, अंगास के अंदर, और ये जो है स्टार्टिंग किया था संघा टू स्प्रेड मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो भोपाल का शाहजहाँ बेगम, तीर्थंकर टीचर ऑफ बुद्धिज्म, स्तूपा जो है सांची नियर भोपाल, एंड हिज इकोग्राफी जो है संत होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है बी सही नहीं है, क्योंकि टीचर ऑफ बुद्धिज्म जो नहीं होगा, टीचर ऑफ जैनिज्म हो गए, तीर्थंकर जो कहते थे वो जैनिज्म को कहते थे। नेक्स्ट है कि संघा वाज एन एसोसिएशन ऑफ वुम, तो संघा का मतलब वो किसका ये एसोसिएशन होता था, तो भिक्षुस का होता था, ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विच किंगडम डिनोटेड डोनेटेड फॉर बरहौत स्तूपा, तो किस किंगडम ने जो है डोनेट किया था बरहौत स्तूपा में, तो सतवाहना ने डोनेट किया था, तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर इन द स्तूपा कॉल्ड, तो इस क्या बोलते थे वो बालकोनी जो लाइक स्ट्रक्चर था स्तूपा के अंदर, तो उसको जो है हर्मिका कहते हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा, हर्मिका। अब नेक्स्ट इसमें पढ़ के बताना है कि राइट आंसर कौन सा हुआ स्टेटमेंट देखकर संघा के बारे में। महापजपति गौतमी परस्यूड बुद्धा टू अलाउ वुमेन इनटू संघा, यानी इन्होंने गौतमी ने कहा था कि जो है जो संघ के अंदर जो है वुमेन्स को अलाउ किया जाए, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड है कि मेनी वुमेन हैव एंटर्ड संघा, बिकम टीचर ऑफ धम्मा एंड वेंट ऑन द बिकम थेरिस, तो थेरिस क्या होता है, रिस्पेक्टेड वुमेन होती है जो संघ के अंदर शामिल हो जाती है, ठीक है।
थर्ड है कि वंस विद इन द संघा ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल, तो सभी को जो है इक्वल माना जाता था जब जो भी संघ के अंदर शामिल होता था। तो इसके अंदर जो है पहला जो है आपका इनकरेक्ट होगा, बाकी 2 एंड 3 करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें करेक्ट पूछ रहा है तो सेकंड और थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्तूपा के बारे में आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। हर्मिका इज अ बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द अबोर्ड ऑफ गॉड्स। सेकंड है कि मस्ट कॉल्ड अंदाज अराउज फ्रॉम द हर्मिका। थर्ड है अयास्ती वाज ऑफन सरमाउंटेड बाय द छत्रीज और अम्ब्रेला, यास्ती अराउज फ्रॉम द हर्मिका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो है ऑप्शन जो है इसका डी सही होगा, 1, 3 एंड 4। 2 क्यों नहीं सही नहीं है, क्यों? क्योंकि जो मस्त है इसको यस्ती बोलते थे, ना कि अंडा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका 1, 3 एंड 4 होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि विच इज द मेंशन ऑफ सेलिब्रेशन बुद्धिज्म, तो कौन सी चीज मेंशन की गई अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो बुद्धिज्म के अंदर? तो 8 फोल्ड पाथ जो है ये बताया गया है बुद्धिज्म के अंदर की आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सीट सिंबलाइज, तो कौन सी चीजों को सिंबलाइज करता है एम्प्टी सीट का मतलब जो है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा, मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। जो मेडिटेशन ऑफ बुद्धा होता है उसको बोलते थे एम्प्टी शीट। नेक्स्ट की हायोग्राफी के मतलब बताना हमें कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर नॉट करेक्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट देखते हैं, इट इज अ बायोग्राफी ऑफ पावरफुल रूलर, तो ऑप्शन जो पहला ही इनकरेक्ट है क्योंकि संत होता है इसमें, बायोग्राफी ऑफ संत। एंड इट इज ऑफन प्रेज द संत अचीवमेंट एंड मे नॉट ऑलवेज बी लिटरली एक्यूरेट, हाँ इनके अचीवमेंट को बताया था संत के और हमेशा सच नहीं होता था, ठीक है। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे टेल अस अबाउट द बिलीफ ऑफ फॉलोअर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन, हाँ ये बहुत फेमस थे इसलिए क्योंकि बिलीफ्स ऑफ फॉलोअर के बताते थे कि क्या क्या है। एंड इट वाज रिटन बायोग्राफी मैनर, तो इसको लिखा गया था किससे, कि बायोग्राफी मैनर के फॉर्म में लिखा गया था। तो ठीक है, तो हैगियोग्राफी जो है बेसिकली वो पावरफुल रूलर नहीं सेंट होते हैं। ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा कि विच जता की स्टोरी इज एसोसिएटेड विद सांची स्तूपा, तो कौन सी स्टोरी जो है जताका की जो है एसोसिएटेड है सांची स्तूप के साथ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वो बिशंतरा जताका, ऑप्शन जी बी जो है राइट आंसर होगा। द कार्ला केव आर फेमस बुद्धिस्ट रॉक कट केव साइट है, तो कहाँ पे लोकेटेड है कार्ला केव? तो ये जो है महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है, ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि नॉट करेक्टली मैच बताना है, तो करुणा मतलब कंपैशन होता है और अनंता मतलब होता है शॉललेस और दुखा मतलब होता है शोर, तो ऑप्शन जो है ए नॉट करेक्टली मैच 18वें का जो है ऑप्शन जो है ए होगा, नॉट करेक्टली मैच। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच इन रिस्पेक्ट टू द बुद्धा लाइफ, तो बुद्ध के जीवन से संबंधित है, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? वेर ही वॉज born लुम्बिनी, ये करेक्ट है। वेर ही अटेंड एनलाइटनमेंट सुरसेना, ये इनकरेक्ट है क्योंकि बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। वेर ही गेव हिज फर्स्ट sermon सारनाथ, जहाँ पे ज्ञान बांटा था वो सारनाथ था, एकदम करेक्ट है। वेर ही अटेंड द निब्बाना, तो वो कुशीनगर होगा, तो ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन जो है बी होगा, यहाँ पे बोध गया आना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है गिवन पिक्चर को कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, यानी बोधिसत्व फ्रॉम गंधारा। तो गंधारा जो है बोधिसत्व जो मूर्ति बनाई गई है बोधिसत्व के फॉर्म में ही गंधारा का है, और गंधारा आर्ट फॉर्म में, तो ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच।